प्रिय बच्चों, आज आप सभी लोगों को सामाजिक विज्ञान भाग 1 में इतिहास में लेसन 4 जिसका नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद, इसको आपको पढ़ाना है और इस लेसन में 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालना है। जीविकोपार्जन और जंगल के बीच संबंध, नंबर 1। नंबर 2, उपनिवेशवाद के अंतर्गत वन्य समाज नीतियों में हुए परिवर्तन। नंबर 3, वन्य आंदोलनों में प्रथम औपनिवेशिक भारत में बस्तर और दूसरा इंडोनेशिया का। चौथा है अर्थव्यवस्था एवं समाज। इस लेसन में इन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी है, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इन बिंदुओं को पढ़ाने से पहले इस लेसन के जो महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य हैं उस पर प्रकाश डाल रहे हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और याद करेंगे। महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य में नंबर 1, वनों के विलुप्त होने को वन का विनाश कहते हैं। औपनिवेशिक शासन के अधीन वनों का व्यापक विनाश हुआ। जनसंख्या वृद्धि के साथ खाने की मांग में परिवर्तन हुआ। खाने की मांग को पूरा करने के लिए अधिक कृषि क्षेत्र की आवश्यकता पड़ी। ऐसे में वन क्षेत्रों को साफ कर कृषि क्षेत्र का विस्तार किया गया। 19वीं सदी के प्रारंभ तक इंग्लैंड में बलूत के वन लुप्त होने लगे। 1820 ईस्वी तक अंग्रेजी खोजी दस्ते भारत की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। 1 दशक के अंदर बड़ी संख्या में पेड़ों को काट डाला गया। बड़ी मात्रा में लकड़ी का भारत से निर्यात किया गया यूरोप को। अंग्रेजों को समुद्री जहाज बनाने व रेल यातायात हेतु वनों की आवश्यकता थी। वे वनों की तेजी से कटाई के विरुद्ध थे। वे स्थानीय लोगों द्वारा वनों का प्रयोग किए जाने के भी विरुद्ध थे। इसलिए उन्होंने एक जर्मन विशेषज्ञ डायटरिच ब्रांडिस को परामर्श के लिए भारत बुलाया और भारत में वन महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। डायटरिच ब्रांडिस ने 1864 ईस्वी में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 ईस्वी के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने की में सहायता की। इस पद्धति की अनदेखी करके पेड़ों को
काटने पर कोई भी व्यक्ति दंड का भागी होता था। सभी वन अधिनियम गांव वालों के लिए बहुत कष्टदायी सिद्ध हुआ। वन अधिनियम लागू होने के बाद से उनके प्रतिदिन के सभी कार्य, अपने घरों के लिए लकड़ी काटना, अपने पशुओं को चराना, कंदमूल एकत्र करना, शिकार एवं मछली पकड़ना सभी गैर कानूनी हो गए थे। वन नीतियों का विरोध करने के लिए कांगेर वन के ध्रुवा संप्रदाय ने इसमें पहल की, जहां सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई। जावा इंडोनेशिया, जिसे एक चावल उत्पादक द्वीप के रूप में प्रसिद्ध है, एक समय जंगलों से भरा हुआ था। डचों ने वहां वन प्रबंधन की शुरुआत की। जावा के कलंग कुशल लकड़हारे व घुमंतु खेतिहर थे। वे इतने बहुमूल्य थे कि जब 1755 ईस्वी में जावा की माताराम रियासत का विभाजन हुआ तो 6000 कलंग परिवारों को 2 राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया गया। उनकी दक्षता के बिना सागौन की कटाई करके राजाओं के लिए महल बनाना कठिन होता था। इसी लेसन में आप महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द का भी अध्ययन करेंगे, जिसे ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। इजारेदारी भू लगान प्राप्त करने का एकाधिकार, उसे इजारेदारी कहा जाता था। वनोन्मूलन मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षों को काटा जाना वनोन्मूलन कहलाता है। वन उत्पाद, वनों से प्राप्त होने वाली विभिन्न उपयोगी वस्तुएं वन उत्पाद कहलाती हैं। वन कटाई विकासशील सभ्यता की मांगों को पूरा करने के लिए वन क्षेत्र के पेड़ों को बड़ी संख्या में काटना वन कटाई कहलाता है। घुमंतु खेती यह कृषि का वह प्रकार है जिसमें जब एक जगह की जमीन का उपजाऊपन समाप्त होने लगता है तो कृषक दूसरी जगह जाकर खेती करने लगते हैं। वे इस प्रकार उगी हुई वनस्पति को जला देते हैं और इसकी राख को खाद की तरह प्रयोग करते हैं। इसलिए इस तकनीक को काटो और जलाओ तकनीक भी कहा जाता है। आपराधिक कबीले, नोमड़ एवं चरवाहा समुदाय के लोगों को अपराधी कबीले कहा जाता था, क्योंकि वे वनों से लकड़ी चुराया करते थे। स्लीपर, रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं, उन्हें स्लीपर कहा जाता है। वैज्ञानिक वानिकी, वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं, उसे वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। देवसारी या बस्तर के सीमावर्ती गांवों में लोगों द्वारा दिया जाने वाला एक शुल्क है। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में वे एक छोटा शुल्क अदा करते हैं। इसी लेसन में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियों पर आपको प्रकाश डालना है, आपको देखना है। 1820 ईस्वी में अंग्रेजी खोजी दस्ते भारत में वन संपदा का
अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। 1864 ईस्वी में भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई। 1865 ईस्वी में भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध किया गया। 1755 ईस्वी में जावा की माताराम रियासत का विभाजन हुआ। 1906 ईस्वी में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। 1905 ईस्वी में औपनिवेशिक सरकार ने 1905 ईस्वी में जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित घोषित कर दिया। इस तरह से इस पाठ में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द थे, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियाँ थी, महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य थे, उनके बारे में आपको बताया हूँ। अब इसी पाठ में आपको अध्ययन करना है औपनिवेशिक काल में वन प्रबंधन में आए परिवर्तन। तो औपनिवेशिक काल में वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों में 5 महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं, जिसमें झूम खेती करने वालों को, घुमंतों और चरवाहा समुदायों को, लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियों को, बागान मालिकों को, शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसरों को, झूम खेती करने वालों को। झूम कृषि पद्धति में वनों के कुछ भागों को बारी बारी से काटा जाता है और जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर-नवंबर तक फसल काटी जाती है। इन खेतों पर 1 वर्ष कृषि करने के बाद इन भूखंडों को 12 से 18 वर्ष के लिए परती छोड़ दिया जाता था। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती थीं, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राज़ील में कसावा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का व फलियां उगाई जाती थीं। औपनिवेशिक काल में यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका वनों के लिए नुकसानदेह था। उन्होंने महसूस किया जहाँ कुछ एक सालों के अंदर पर खेती की जा रही हो, ऐसी ज़मीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। साथ ही वनों को जलाते समय बाकी कीमती पेड़ों के भी फैलती लपटों की चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता है। झूम खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था, इसलिए सरकार ने झूम खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों में जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा तो कुछ और ने छोटे बड़े विद्रोहों के जरिए प्रतिरोध किया। नंबर 2, घुमंतों और चरवाहा समुदायों को उनके दैनिक जीवन पर नए वन कानूनों का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वन प्रबंधन द्वारा लाए गए बदलावों के कारण नोमड एवं चरवाहा समुदाय के लोग वनों में पशु नहीं चरा सकते थे, कंदमूल व फल एकत्र नहीं कर सकते थे और शिकार तथा मछली नहीं पकड़ सकते थे। ये सब गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। इसके फलस्वरूप उन्हें लकड़ी चोरी करने को मजबूर होना पड़ता और यदि पकड़े जाते
तो उन्हें वन रक्षकों को घूस देनी पड़ती थी। इनमें से कुछ समुदायों को अपराधी कबीले भी कहा जाता था। लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियां 19वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड के बलूत वन लुप्त होने लगे थे, जिससे शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में कमी आई। 1820 ईस्वी तक अंग्रेज खोजी दस्ते भारत की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। एक दशक के भीतर बड़ी संख्या में पेड़ों को काट डाला गया और अत्यधिक मात्रा में भारत से लकड़ी का निर्यात किया गया। लकड़ी का निर्यात व्यापार पूरी तरह से सरकारी अधिनियम के अंतर्गत संचालित किया जाता था। ब्रिटिश प्रशासन ने यूरोपीय कंपनियों को विशेष अधिकार दिए कि वे ही कुछ निश्चित क्षेत्रों में अन्य उत्पादों में व्यापार कर सकेंगे। लकड़ी वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कुछ कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित हुआ। वे अपने फायदे के लिए अंधाधुंध वन काटने में लगे रहे। बागान मालिकों को भारत में औपनिवेशिक काल में लागू की गई विभिन्न वन नीतियों का बागान मालिकों पर उचित प्रभाव पड़ा। इस काल में वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ करके उस पर बागानी कृषि आरंभ की गई। इन बागानों के मालिक अंग्रेज होते थे, जो भारत में चाय, कहवा, रबड़ आदि के बागानों में लगाते थे। इन बागानों में श्रमिकों की पूर्ति प्रायः वन क्षेत्रों को काटने से बेरोजगार हुए वन निवासियों द्वारा की जाती थी। बागान के मालिकों ने मजदूरों को लंबे समय तक और वह भी कम मजदूरी पर काम करवाकर बहुत लाभ कमाया करते थे। नए वन्य कानूनों के कारण मजदूर इसका विरोध भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि यही उनकी आजीविका कमाने का एकमात्र जरिया था। शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसरों को औपनिवेशिक भारत में बनाए गए वन कानूनों ने वन निवासियों के जीवन पर व्यापक प्रभाव डाला। पहले जंगल के निकटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, किंतु शिकार की यह प्रथा अब गैर कानूनी हो गई थी। शिकार करते हुए पकड़े जाने पर अवैध शिकार करने वालों को सजा दिया जाता था। जहां एक ओर वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित कर दिया, वहीं बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया। औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियां लगभग पूरी तरह लुप्त हो गई। अंग्रेजों की नज़र में बड़े जानवर जंगली बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वह हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए और इनसे किसानों को खतरा है। 1875 से 1925 ईस्वी के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज़्यादा बाघ, 1,50,000 तेंदुए
और 2 लाख भेड़िए मार गिराए गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों की हत्या की थी। प्रारंभ में वन के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। सरगुजा के महाराज ने सन 1957 ईस्वी तक अकेले ही 1157 बाघों और 2000 तेंदुआओं का शिकार किया था। इस तरह से औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों में ये 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे। अब इसी के साथ साथ आप सन 1880 ईस्वी से 1920 ईस्वी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के वनाच्छादित क्षेत्र में 97 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई। पहले के 10.88 करोड़ हेक्टेयर से घटकर यह क्षेत्र 9.89 करोड़ हेक्टेयर रह गया। इस गिरावट में निम्नलिखित कारकों की भूमिका बताई गई है, जिसमें रेलवे, जहाज निर्माण, कृषि विस्तार, व्यावसायिक खेती, चाय कॉफ़ी के बागान, आदिवासी और किसान। इस तरह से इस प्रकरण पर 6 महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं। इन बिंदुओं पर आप सभी लोगों को कल चर्चा करेंगे और आपसे निवेदन है कि लेसन 1 से और लेसन 3 तक सभी प्रश्नों के उत्तर कर लिए होंगे, और अगर कर लिए हैं तो पीछे के प्रश्नों के उत्तर की पुनरावृत्ति करते रहें, प्रश्नों के उत्तर याद करते रहें और समय का सदुपयोग करें। गुड मॉर्निंग।